बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटोन बच्चों क्या चीज़ होती है? हम लोग कल वाले अपने लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ चुके थे, दी फोटोन के फोटोन का क्या लेना देना है, फोटोन क्या चीज़ होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी ये बताया था कि जब भी हम लोग बच्चों किसी भी बॉडी को, ठीक है जी, हीट अप करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर से डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस जो हैं जी वो क्या होती हैं, एमिट होती हैं। तो आपके अंकल जो मैक्स प्लांक थे उन्होंने क्या कहा था, या मैक्स प्लैंक, इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट या एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है जी, ये देखें मैं कहता हूँ जी ये एक बॉडी है ना, इस बॉडी को बच्चों मैं क्या करता हूँ, हीट अप करता हूँ। अच्छा कल ना मैं एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट आपको लेक्चर दूंगा। अच्छा अब चलो मैं थोड़ी सी बात बताऊँ फिर मैं बताता हूँ अगली बात। जब मैं किसी बॉडी को हीट अप करते हैं ना बच्चों, तो इस बॉडी के अंदर से ना रेडिएशंस जो हैं जी वो क्या होती हैं, एमिट होती हैं। आपको पता है किसी भी बॉडी को जब हीट अप करते हैं, उस बॉडी के ज़ाहिर बात है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है सराउंडिंग से, तो वो बॉडी बच्चों रेडिएशंस को क्या करती है, एमिट करना शुरू होती है। ये जो रेडिएशंस किसी भी बॉडी से एमिट होती हैं, या अगर इसका टेम्परेचर लो होगा सराउंडिंग्स के लिहाज से तो ये एब्जॉर्ब करेगा। तो बच्चों ये जो रेडिएशंस एमिट या एब्जॉर्ब होती है ना, आपको पता है इनके डिफरेंट कलर्स की होती हैं। ये रेडिएशंस बेसिकली किसी भी बॉडी को जब हीट अप करते हैं तो उसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती हैं ये आपको नजर नहीं आती। ठीक है, ये रेडिएशन बच्चों अल्ट्रावायलेट भी हो सकती हैं, ये रेडिएशन बच्चों विजिबल भी हो सकती हैं, कुछ आपको कलर डिफरेंट नजर भी आते हैं। ठीक है, जिस तरह वो आयरन प्लाटिनम वायर की एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ी थी। इंफ्रारेड भी होती हैं। याद रखना किसी बॉडी से जब आप लोग यूनिवर्स में किसी भी बॉडी को हीट करते हैं, सबसे ज्यादा रिलीज होने वाली जो रेडिएशन होती है ना उस बॉडी के अंदर से, वो इंफ्रारेड होती है। इन सबकी डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं। इंफ्रारेड भी हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती हैं, विजिबल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि काफी ज्यादा ये डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेडिएशन इस बॉडी के अंदर से एमिट हो रही होती हैं। ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारी रेडिएशंस यानी बेसिकली मैं कह सकता हूं इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में किसी भी बॉडी से बच्चों रेडिएशंस क्या हो रही होती हैं, एमिट हो रही होती हैं। किसी भी बॉडी से किस फॉर्म में रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ये रेडिएशंस इस बॉडी के अंदर से क्या होती हैं जी, एमिट होती हैं। अब आप लोगों को क्या नाम है अपना, मैक्स प्लैंक अंकल ने क्या बताया था कि किसी भी बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं ये डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में एमिट होती हैं। बच्चों ये किसकी फॉर्म में एमिट होती हैं, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। बच्चों डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ये एमिट होती है। ठीक है जी, जो ये डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में एमिट होती हैं, है ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और हमने इन्हीं डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या नाम दिया, हमने इनको नाम दिया बच्चों क्वांटम का। एक को क्वांटम बोलेंगे और ज्यादा जो है ना वो प्लूरल फॉर्म में उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्वांटा बोल देंगे। तो बच्चों जितने भी क्वांटा या जितने भी क्वांटम, क्वांटम एक के लिए, क्वांटा ज्यादा के लिए है। तो जितने भी क्वांटा निकलते हैं, हर क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेट करती है। और वहां से बच्चों हम लोगों ने फिर रिलेशन निकाला था, E इज इक्वल टू एच एफ। यही था बच्चों, यही आप लोगों के मैक्स प्लैंक अंकल ने बताया था। अच्छा, अब यहां तक तो बातें हम लोगों ने बच्चों पढ़ ली। ठीक है, कि ये जो भी क्या नाम है रेडिएशंस किसी भी मैटर से निकलती हैं, ये बॉडी से मुराद क्या है, कोई भी मैटर है ये। तो किसी भी मैटर को जब हीट अप करते हैं उसे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो डिस्क्रीट होती हैं, कंटिन्यूस नहीं होती। जो रेडिएशंस निकल रही हैं बच्चों, दीज रेडिएशंस आर नॉट कंटिन्यूस बच्चों, बल्कि ये क्या होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं। ठीक है जी, ये क्या होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं, डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट एनर्जी वाली होती हैं, डिफरेंट वेवलेंथ वाली होती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं। तो ये डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो अब ये जो बच्चों आपके उसके बाद ना आए आइंस्टाइन। ये तो प्लैंक्स ने अपनी फोटोन की थ्योरी दी थी ना, ये सारी प्लैंक्स अंकल ने आपको फोटोन की थ्योरी दी। उसके बाद बच्चों आए आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने प्लैंक्स के इसी आइडिया को, जो ये ओवरऑल आइडिया अभी तक हमने पढ़ा है, ये सारा का सारा आइडिया आपको किसने दिया है, ये आपको दिया है प्लैंक अंकल ने। ये आपको सारा का सारा आइडिया अभी तक किसने दिया था, प्लैंक्स अजम्पशन से हमने ये ओवरऑल रिजल्ट निकाला था ना।
तो ये आपके अंकल प्लैंक ने ओवरऑल ये अजम्पशन दी थी कि किसी भी बॉडी को जब हम लोग हीट अप करते हैं, उसे रेडिएशन एमिट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, उनकी एनर्जी और उनकी फ्रीक्वेंसी का आपस में ये रिलेशन है। अच्छा, अब बच्चों जो आइंस्टाइन अंकल हैं आपके, ये बड़े ब्यूटीफुल, ये देखें आइंस्टाइन, ओहो स्पेलिंग अब EIN आना था, कोई बात नहीं, ये पाकिस्तानी कौम बन जाओ ऐसे। ये जो आपके अंकल बच्चों आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन, इन्होंने क्या काम किया बच्चों, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया इसी थ्योरी को। इन्होंने किस चीज को एक्सटेंड किया, इन्होंने एक्सटेंड किया प्लैंक्स आइडिया। बच्चों इन्होंने प्लैंक्स का ये जो आइडिया था, इसको क्या किया जी, एक्सटेंड किया, फर्दर आगे बढ़ाया इसको। और इन्होंने ये रिजल्ट निकाला, उनका जी ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं ना, जो टाइनी बंडल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होते हैं, ठीक है जी, ये क्वांटाइज्ड होते हैं। क्या इन्होंने कहा जी, लाइट एनर्जी या कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स और टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी। देखें इनका बच्चों ये कहना था कि जितनी भी जो लाइट एनर्जी होती है ना, लाइट एनर्जी कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स और टाइनी बंडल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। यानी कि एनर्जी इज अ लाइट एनर्जी इन अ लाइट बीम इज क्वांटाइज्ड। मतलब क्वांटाइज से मुराद ये इंटेग्रल मल्टीपल होते हैं। मतलब आप लोग देखें, हम लोग कहते हैं नहीं, ये इंटेग्रल किसको बोलते हैं, यानी F1 2F1 3F1, हम लोग कहते हैं जी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी किसको बोलते थे, आप लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मुझे बताएं बच्चों ये क्वांटाइजेशन चीज क्या होती थी। क्वांटाइजेशन का वर्ड यूज होता है जहां पे चीजें मल्टीप्लाई होके आ रही हो एक दूसरे के साथ। क्वांटाइजेशन का वर्ड यहां पर यूज होता है, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी जगह पर किसी पर्टिकुलर चीज के मल्टीपल आते जाएं तो बच्चों हम लोग उसको क्वांटाइज्ड बोलते हैं बेसिकली। तो यहां से ना फिर यानी आपके अंकल प्लैंक ने ओवरऑल ये रिलेशन निकाला कि एनर्जी इन अ लाइट बीम। बच्चों ये जो लाइट बीम होती है ना, लाइट बीम के अंदर भी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। क्वान QUANTIZED, ये क्वांटाइज्ड होती है एनर्जी इन लाइट बीम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज से मुराद क्या है कि मल्टीपल्स ऑफ अदर एनर्जी आ रहे होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ अदर वेवलेंथ आ रहे होते हैं। कोई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली जिसमें अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल, इंफ्रारेड, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। इनकी जो वेवलेंथ है एक दूसरे के मल्टीपल्स आ रहे होते हैं। ये कैसे आ रहे होते हैं वो भी हम लोगों ने आगे देखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपको पता है ना टोटल, वो रेडियो वेव्स, वो क्या नाम है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, वो सारे के सारे क्वांटाइज्ड हैं एक दूसरे के। तो बच्चों एनर्जी इन द लाइट बीम इज क्वांटाइज्ड। और उसके बाद इन्होंने कहा कि बच्चों ये जो जितने भी पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं ये इंटेग्रल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इनको आप लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो रेडिएशंस बन गई हैं दे कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, ठीक है जी, और ये इनविजिबल होती हैं और ये जो सब डिवाइडेड भी नहीं होते, ठीक है। एनर्जी इन द लाइट बीम इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, एक ये बात इन्होंने की। उसके बाद आगे क्या बोला, ये मैं बुक की लाइनें बोल रहा हूं। ही सजेस्टेड दैट द पैकेट्स और टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वही बात जो मैंने आपको बताया कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं वो सारी बच्चों क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल हैं उनकी एनर्जीज, और बच्चों उनको सब डिवाइड नहीं कर सकते। दीज इनविजिबल टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज फोटोन्स। मतलब इन्होंने भी उन्हीं को डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी को, इसने भी फोटोन बोला था, इन्होंने भी फोटोन बोल दिया, मगर इन्होंने इन क्वांटाइजेशन के हिसाब से फोटोन बोला, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद आप लोग देखें, यही फिर आपके जो अंकल थे ना आइंस्टाइन, इन्होंने कहा कि ये जो क्वांटाइज्ड है और हर हर एक की जो एनर्जी है ना, हर क्वांटाइज की जो एनर्जी होगी, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो E इज इक्वल टू MC² होगी, ठीक है। वो कितनी होगी, आइंस्टाइन के मुताबिक E इज इक्वल टू MC² होगी। तो फिर ही तो बच्चों हम लोगों ने क्या काम किया, इसी E इज इक्वल टू MC²। अब आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी E इज इक्वल टू MC², और जो प्लैंक अंकल ने इक्वेशन दी थी E इज इक्वल टू HF, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया, इसको हम लोगों ने किसका नाम दिया, बी का नाम दिया। कंपेयरिंग ए एंड बी, बच्चों हम लोगों ने इन दोनों को क्या कर लिया, फिर कंपेयर कर लिया।
जब हम लोगों ने बच्चों इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास एम सी स्केयर बराबर आ गया एच एफ के, ये मैं कल भी आपको बता चुका हूं, और इसी को मैं एच एफ ओवर सी भी लिख सकता हूं, एम सी स्केयर को 2 दफा लिख दिया, तो ये पी सी को मैं मोमेंटम लिख दूंगा, तो मोमेंटम का फार्मूला बन गया एच एफ ओवर सी। ये फार्मूला आपके पास फोटोन के मोमेंटम का आया। इसी को आपको अगर याद होगा मैंने बताया था कि एफ जो होता है वो सी लैम्डा के बराबर भी, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी होता है, जिस तरह वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये सी की जगह पर मैंने जब एफ लैम्डा पुट किया, सी की जगह पर क्या पुट किया, एफ लैम्डा, तो बच्चों पी का फाइनल फार्मूला आपके पास आ गया एच डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो बच्चों P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, ये आपके पास फाइनल फोटोन के मोमेंटम का फार्मूला आया था। तो ये मोमेंटम ऑफ द फोटोन भी यहां से हम लोगों ने क्या कर लिया था, कैलकुलेट कर दिया था। ये मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में भी बता चुका हूं। अच्छा, अब अगली बातें जो मैं अब करने लगा हूं ना, कि किसी भी बॉडी से, ठीक है जी, जब आप लोग हीट अप करते हैं उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, ये इनका जो ओवरऑल स्पेक्ट्रम हम लोगों ने देखा ना, ठीक है जी, जो रेडिएशंस निकलती हैं ना बॉडी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनका हमने ओवरऑल जब स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया है, स्पेक्ट्रम से मुराद पट्टी है, स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, पट्टी को बोलते हैं ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया वो कैसा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम बोलते हैं रंगों की पट्टी को, तो जो जिसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले कलर्स आ रहे होते हैं। तो बच्चों वो हम लोगों ने जो ऑब्जर्व की, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आई रेडियो वेव्स, नीचे लिख रहा हूं मैं, ठीक है जी, रेडियो वेव्स। फिर उसके बाद वो आप लोगों ने पढ़ा जी माइक्रोवेव्स आई, माइक्रोवेव्स इसके स्पेक्ट्रम में आती हैं, ठीक है जी। उसके बाद कौन सी आती हैं बच्चों, इंफ्रा रेड आती हैं, फिर उसके बाद विजिबल आती हैं, फिर अल्ट्रा वायलेट आती हैं, ठीक है जी। ओहो, अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद बच्चों ये रमी वॉक्स, यहाँ पर एक्स रेज आ गई, और ये एंड पर बच्चों कौन सी रेज आ गई, गैमा रेज आ गई। अच्छा, अब आप लोग देखें, ये टोटल जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये हम लोगों ने चीजें पढ़ी। अब इनमें जो बॉटम एंड है और ये जो इसका टॉप एंड है, अब इनमें आप लोग देखें, ऐसे हम लोग नीचे से किधर जा रहे हैं बच्चों, ऐसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब कहेंगे लाइन तो ऊपर से नीचे लगा दी हो, चरसी हो, एरो तो देख लो। हाँ जी, ये नीचे से ऊपर को मैंने ये एरो अब आपको शो कर दिया है। यहां से बच्चों अब नीचे से ऊपर जाते जाते ना आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, उसने ना फ्रीक्वेंसीज की रेंज लिखी हुई है, ठीक है। आप लोगों ने यहां से जो देखना है, अब आप लोगों ने, जाहिर बात है ए टू जी तो वो आपको टेबल याद नहीं होना, हाँ, मगर आप लोग देखें जो विजिबल है ना, इसके अंदर जो विजिबल है, उसने विजिबल के अंदर बकायदा जो है ना एक रेंज बनाई हुई है बच्चों, रेंज, ठीक है। वो डिफरेंट कलर्स की रेंज आप लोगों को नजर आ रही होगी, ठीक है। वो अब आप लोगों ने जहन में रखनी है, वो 700 नैनोमीटर से शुरू हो रही है, 700 नैनोमीटर से लेकर कहां तक जा रही है बच्चों, ये 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की रेंज है इसकी, ठीक है। ये उसने अलग करके निकाल दी। इसके अंदर वो आपको पता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड आता है। मुझे बताएं किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में से, बताओ। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है ना, क्या ख्याल है। तो बच्चों विब गए और में आप लोगों को पता है जी, जो क्या नाम है अपना, ये विब गए और में किसकी ज्यादा होती है बच्चों, देखें, अगर मैं यहां पर लिखता हूं ए ऐसे, विब गए और, तो बच्चों आप लोग देखें सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है ना वो रेड की होती है, और सबसे कम बच्चों इनमें से किसकी है, ये रेड है। और बच्चों सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, ये विजिबल अपना क्या नाम है, वायलेट, ठीक है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है जी, विब, विब गाय और, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये बच्चों आप लोगों ने इनके याद रखने हैं, ठीक है। ये शॉर्ट मतलब यहाँ पर वेवलेंथ इसकी जो है विजी अपना क्या नाम है, वायलेट की शॉर्ट है और रेड की क्या है, सबसे ज्यादा है। तो अब आप लोग देखें, इसका मतलब मैं आपसे पूछूं रेड कलर की वेवलेंथ कितनी है, तो आप लोग बोल देंगे 700 नैनोमीटर है। ये इसमें से बच्चों एक आप लोगों ने याद रखनी है, और ना आप लोगों को नजर आ रहा होगा वेवलेंथ की ना रेंज,
उसने जो स्पेक्ट्रम बनाया है, सबसे नीचे देखें टेबल में, आप लोग देखें जो सबसे नीचे ना उसने बनाई है रेडियो वेव्स, जहां पर लिखा है ना रेडियो वेव्स, आप लोग अगर बुक में थोड़ा सा गौर से देखें ना ये, तो आप लोग देखेंगे, आप लोगों को नजर आएगा कि यहां पर, एक मिनट, हाँ ये देखो ऐसे, ये देखें ये लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, ये एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लोगों को ये टेलीविजन एंड एफएम रेडियो वेव्स नजर आ रही हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स। असल में ये रेडियो वेव्स यहाँ से स्टार्ट है, रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, विजिबल से आगे उसने ये कलर्स निकाल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, और ये उसके बाद कौन आ गई बच्चों, गैमा रेज आ गई। अच्छा, अब आप लोग ना यहाँ पर एक चीज पे थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर अब आप लोगों ने ना ये फ्रीक्वेंसी निकाली है, ये 10 रेज टू पावर 23 हर्ट्ज तक जा रही है। इसका मतलब नीचे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 10 थी। ये देखें, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बच्चों कितनी थी, 10, और ये कहां तक जा रही है, 10 रेज टू पावर 23 तक जा रही है। इसका मतलब नीचे से ऊपर जाते जाते ओवरऑल रेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। अच्छा, वेवलेंथ के ऊपर गौर करें, यहाँ पर 10 रेज टू पावर 7, ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर जाते जाते कितनी होगी, 10 रेज टू पावर -14 हो गई है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रखने वाली, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रखने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या नाम है, रेडियो वेव्स है। और शॉर्टेस्ट इनर्जी, शॉर्टेस्ट मोमेंटम, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी रखने वाली वेव्स कौन सी हैं, रेडियो वेव्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो गैमा रेज हैं बच्चों, गैमा के बारे में बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। यहाँ पर ऊपर जाते जाते आप लोग देख रहे हैं वेवलेंथ क्या होती जा रही है बच्चों, कम होती जा रही है। तो गैमा रेडिएशंस जो हैं जी बच्चों, ये इनमें से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली हैं। इसके अलावा हाईएस्ट, सबसे ज्यादा एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम रखने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो ये बच्चों, ये जो 7 आप लोगों को ये 1 2 3 4 5 6 7 रेडिएशंस ये नजर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, इनमें से एनर्जी, इसका मतलब नीचे से ऊपर जाते जाते एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, वेवलेंथ कम होती जा रही है। यहां तक बच्चों अगर आपको थोड़ी बहुत बातें समझ आ गई हैं तो हैंड रेज कर दें। अब एक बच्चों आप लोग ना, अब देखें मेरी एक बात सुनना, आप लोगों को मैंने बताया था ना कि डिफरेंट क्वांटम्स की फॉर्म में, डिफरेंट फोटोन्स की फॉर्म में, रेडियो वेव्स हैं इनके अपने फोटोन्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं इनके अपने, इंफ्रारेड, विजिबल, हर एक क्वांटम है ये सारे डिफरेंट एनर्जी वाले। ठीक है, अब आप लोगों ने बच्चों यहां पर ना एक चीज पे गौर करना है कि जो लोअर एंड है ना, इधर जब आप लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ना, एनर्जी जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये रेडियो वेव्स की एनर्जी पता किस ऑर्डर में आती है, ये इतनी लो होती है कि 10 रेज टू पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में आती हैं। जबकि इनकी जो गैमा रेडिएशन तक पहुंचते पहुंचते बच्चों जो एनर्जी होती है ना, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहुंच जाती है। ठीक है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहुंच जाती हैं। तो इसका मतलब है, देखें ये पता कैसे पहुंची है, मेरी बात सुने, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें ना, अभी आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ बच्चों, E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, एक फार्मूला E इज इक्वल टू एच एफ, हम लोग इससे एनर्जी निकालते हैं। मेरी बात सुने, रेडियो वेव्स बच्चों आप लोगों ने पढ़ी, और एक आप लोगों ने पढ़ी जी गैमा रेज। गैमा रेस की एनर्जी एक्चुअली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में क्यों निकलती है, मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ। रेडियो वेव्स में आपने देखा जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी वो यूजली कितनी रह रही थी, E इज इक्वल टू अपना एच की जगह पर क्या आएगा, 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34। अच्छा, एच आ गया ये। उसके बाद एफ बच्चों, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप लोग देखें वो किधर किस ऑर्डर में थी, मैंने आपको बताया जो सबसे लो है ना इनकी फ्रीक्वेंसी, यानी ये आप लोग टेबल में देखें जो शॉर्ट रेडियो वेव्स आपको नजर आ रही है ना, वो 10 रेज टू पावर 9 से मतलब, या कहां तक जा रही है, 10 रेज टू पावर 12 तक जा रही हैं। अगर आप लोग गौर से देखें, ये 10 रेज टू पावर 12 तक जा रही है इसकी रेंज, ये देखें, ये शॉर्ट रेडियो वेव्स जो है ना बच्चों, ये यहां से सबसे कम इनकी, सबसे ज्यादा इनकी वेवलेंथ ये है, और सबसे कम इनकी जो वेवलेंथ है बच्चों वो कहां तक जा रही है, वो यहां तक जा रही है, वो आप लोग देख सकते हैं। मतलब मैं शॉर्ट रेडियो वेव्स के लिए वेवलेंथ को सपोज करें 10, ये अपना फ्रीक्वेंसी को सपोज करें 10 रेज टू पावर 12 पुट कर देता हूं। मुझे बताएं जब मैं इसको 10 रेज टू पावर 12 पुट करूंगा तो अभी भी पावर माइनस में ही रहेगी, यानी ये कितनी आ जाएगी, ये अब -34 में से आप लोग 10 निकालते हैं तो कितना बचता है, -24, उसमें से 2 निकालते हैं -22, यानी आपकी एनर्जी 10 रेज टू पावर
ये 6.63 इंटू 10⁻⁻22 जूल में आनी है। अभी भी आप लोग देखें ये 10⁻10 का मल्टीपल ही नहीं है, 2 से अपना मतलब मल्टीपल से मुराद की इसकी एनर्जी इतनी लो है, यूजुअली ये 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होती है। अभी ये जूल में आई है ना, इसको आप लोग फर्दर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो ओवरऑल इनकी एनर्जी इतनी लो होती है कि ये 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में आई है। और भाई इसको अब आप लोग कर लें ना फर्दर, जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आप लोग देखेंगे कि ये 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मल्टीपल में होती है। जरूरी नहीं है इतनी ही हो, मतलब 10⁻⁻1 से शुरू होकर -2 -3 -4 इस तरह -10 तक जाती हैं। इनके डिफरेंट रेंज है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब ऑर्डर इतना होता है इसका ऑलमोस्ट, इस ऑर्डर में आती हैं जब ओवरऑल वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं। इसी तरह जब आप लोग इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, E इज इक्वल टू एच कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और इनकी फ्रीक्वेंसी आप लोग देखें जब आप लोग हाईएस्ट ऑर्डर में चले गए हैं तो बच्चों इनकी फ्रीक्वेंसीज जो है ना हाईएस्ट सबसे ज्यादा है 10⁻23। तो बच्चों जब आप लोग इसको -34 प्लस 23 करें, -34 प्लस 23, तो आपके पास ये आंसर आएगा -11, यानी ये 6.63 इंटू 10⁻⁻11 ये जूल में आई है अभी। जब आप लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो 6.63 एक्सपोनेंट -11, इसको आप लोग डिवाइड करवा दें किससे, 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। तो बच्चों जब आप लोग इसको इसको फर्दर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों यही वैल्यू 4 पॉइंट ये आती है, इसको अगर कैलकुलेट करें ना 4.14 इंटू 10⁻8 इस तरह के ऑर्डर में आएगी, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में आती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। ये लें, बताने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं हमने कैलकुलेट की, मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं कि इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो ये इस ऑर्डर में आती हैं, इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में आती हैं। इसका मतलब बहुत हाई एनर्जेटिक है ये। तो नीचे से ऊपर जाते जाते ये ओवरऑल एनर्जेटिक होती जा रही हैं। यहां तक समझ लग गई तो हैंड रेज कर दें, जल्दी जल्दी से शाबाश, मिनट लगाओ। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इसकी ये पेपर में नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत है। अच्छा अब बच्चों यहां पर आप लोगों ने ना एक चीज पे बड़ा गौर करना है, ये आप लोग देखें इसका मतलब जो रेडिएशंस बहुत हाई एनर्जी वाली है ना बच्चों, बहुत हाई एनर्जी वाली, हम लोग उनको बच्चों किसके तौर पे एक्ट करवाते हैं, हम लोग कहते हैं उनके साथ रेज का लफज आता है। उनके साथ किसका लफज आता है बच्चों, रेज का लफज आता है। किसका लफज आता है बच्चों, ये देखें रेज लिखी है, ये पार्टिकल के तौर पर बिहेव करते हैं। और बच्चों उसके बाद आप लोग देखें कुछ फोटोन्स ऐसे हैं, कुछ फोटोन ऐसे हैं, इसका मतलब ये जो रेज है ना ये पार्टिकल्स के तौर पर बिहेव कर रही हैं। ये किसके तौर पर बिहेव कर रही हैं, रेडिएशंस या फोटोन्स जो बच्चों बहुत हाई एनर्जी वाले होते हैं वो किसके तौर पर बिहेव करते हैं, पार्टिकल के तौर पर बिहेव करते हैं। जबकि मिलियंस ऑफ द फोटोन्स बच्चों ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत कम एनर्जी रखते हैं 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और उनकी प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स जैसी नहीं वेव्स जैसी होती हैं, इसलिए इनके नाम के साथ आप लोग देखें वेव्स का वर्ड आया हुआ है। इसलिए हम लोग इनके साथ कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वेव्स का लफज यूज करते हैं। जबकि ये पार्टिकल्स के तौर पर, इसका मतलब लाइट जो है वो उसके अंदर दो तरह की नेचर है, वो पार्टिकल नेचर भी रखती है, वो वेव नेचर भी रखती है। अब इसी लाइट की वेव नेचर भी होती है, इसका मतलब ये सारी लाइट आपने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइट ही है बेसिकली, तो ये लाइट के अंदर ही बच्चों लाइट की वेव नेचर भी आ रही है, पार्टिकल नेचर भी। अगर बहुत एनर्जी कम एनर्जी वाले फोटोन्स होंगे लाइट के तो बच्चों वो वेव प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन्स होंगे लाइट के, बहुत हाई एनर्जेटिक फोटोन्स होंगे वो पार्टिकल के तौर पे करते हैं। हाँ, अब इनकी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को हमने बारी बारी आगे टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करना है। अभी अभी तो ये बिल्कुल आपको बेसिक्स बता रहा हूं मैं। एक ये बात आप लोगों ने इसके अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट थी जो याद रखनी है। और बच्चों लास्ट पर ये, जिस तरह आप लोगों को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट मॉडर्न फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरह उसकी सिग्निफिकेंस है ना, इसी तरह जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना जी, ये फैक्टर है मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक है, और ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि ये जितने भी क्वांटम इफेक्ट्स है ना, ये क्वांटम इफेक्ट्स जितने भी हैं बच्चों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं जब आप लोग एटॉमिक साइज्ड ऑब्जेक्ट को डील कर रहे होते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स को नहीं, एटॉमिक साइज्ड ऑब्जेक्ट्स को डील कर रहे होते हैं, एटॉमिक साइज्ड ऑब्जेक्ट्स को डील कर रहे होते हैं। तो बच्चों उस वक्त ये क्वांटम इफेक्ट्स सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं।
अब मैं कहूँ जी बस है जी, बस मूव कर रही है, बताओ उसमें क्वांटम इफेक्ट क्या होगा, चरसी लोगों। ठीक है जी, बंदा मूव कर रहा है उसमें क्वांटम इफेक्ट नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, एटॉमिक साइज्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बच्चों ये है। और ये एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट का सिग्निफिकेंट फैक्टर है एक। ठीक है, जितने भी चार्जेस, ये जो चेंज एनर्जी चेंज आता है ना, एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, एनर्जी चेंज मैंने कैलकुलेट किया अभी, आप लोगों ने देखा मैंने एनर्जी चेंज कैलकुलेट किया एच एफ से किया, फ्रीक्वेंसी के साथ। ये एच जो है ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। ठीक हो गया, एनर्जी चेंज कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका मतलब एनर्जी चेंज को आप लोगों ने क्या बनाना है, एनर्जी चेंज को डिटेक्टेबल बनाना है। तो एच क्या है, एच बच्चों एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। इसके बगैर आप लोग किसी भी फोटोन की जो एनर्जी है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, अब जारी बात है आप लोग हर फोटोन का मैथ थोड़ी पुट कर सकते हैं, तो वो तो इसलिए वो थोड़ा औखा काम हो जाता है मैथ कैलकुलेट करना। तो हम लोग क्या काम करते हैं, उनकी एनर्जीज से डील करके, तो उनकी फ्रीक्वेंसी से डील करके उनकी एनर्जीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लो जी बच्चों, ये थी आप लोगों की फोटोन के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें। ठीक है, तो अब ना मैं कल वाला जो हमारा लेक्चर होगा ना बच्चों, मेरी एक बात बड़े गौर से सुनना। यहां तक मैंने जो आपको पढ़ाया है ना, मैं इसके रियल लाइफ में आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। ठीक है ना, कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी नहीं, वो जिस तरह ना आपने पहले चैप्टर पढ़ाए थे ना शुरू वाले, उस तरह से पढ़ा दें एक एक चीज डिटेल में। ठीक है, तो मैं कल आप लोगों को बताऊंगा कि रियल लाइफ में जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वगैरह हैं, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं, वो मतलब क्यों हम ब्लैक बॉडी को क्यों ब्लैक बॉडी बोलते हैं। हालांकि ये मैंने बातें कुछ बता दी थी आप लोगों को, जो आपकी टेक्स्ट बुक के हवाले से सारी थी वो मैंने आपको बता दी थी। मगर वो कई बच्चों के दिमाग में ना अभी भी वो ग्राफ अड़ा हुआ है कि सर जी वो ग्राफ ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे क्यों आया। ठीक है, फिर वो कई लोगों को ग्राफ में नजर आ रहा है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, अल्ट्रा वायलेट, ये वो कुछ बच्चों को ना वो चीजें हालांकि किताब में नहीं लिखी हुई आपकी, मगर मैं आपको ना इसका डिटेल्ड लेक्चर एक कल वाला सदके में दूंगा। ठीक हो गया, जिसमें आप लोगों को रियल लाइफ के अंदर जो है ना, हम लोग ये जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ी हैं इनको डील करके आएंगे। थोड़ा सा तुम लोगों के अंदर मॉडर्न फिजिक्स का जज्बा पैदा होगा फिर। ठीक हो गया जी, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की फिजिक्स है, अगर आप लोग इसको मॉडर्न फिजिक्स को देखें ना, ये बड़ी कमाल की चीज है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो जी वो पूछ सकता है।